मैं अरुण कुमार झा, पूर्व प्रधानाध्यापक सह अध्यक्ष राष्ट्रीय विप्लव महासंघ जिला समस्तीपुर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये आपसे पहला सवाल रहेगा, बिहार के चुनाव में लालू परिवार को ही क्यों टारगेट किया जाता है? बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद मुख्य विपक्षी भूमिका में है और अन्य पार्टियां जो हैं उनका समीकरण बदलते रहता है, लेकिन भाजपा का घोर विरोधी होने का प्रथम विपक्षी दल सबसे बड़ी पार्टी होने का वह सभी दिन से टारगेट पर रहा है सरकार के सामने। और चूंकि लालू प्रसाद का एक अच्छा खासा वोट बैंक है जिसके माध्यम से बिहार में राजनीति करते हैं, तो उस वोट बैंक पर नजर अन्य पार्टियों की भी रहती है, उसी के लिए उस पर में टारगेट किया जाता है लालू प्रसाद को, और वो ये देखा जाता है कि कैसे इसको डाउन करें। और दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार कुछ आरोप भी है, कुछ साबित भी हुआ है, तो इस तरह से वो कुछ दोषी है भी, कोर्ट के मामले में मामला चल भी रहा है, दोषी करार भी दिया गया है, इसलिए वे मुख्य विपक्षी होने का भी हमेशा निशाने पर रहते हैं। जैसा कि लालू यादव ने बहुत अच्छा काम किया, बट लालू यादव के राज को जंगल राज का दर्जा क्यों दिया जाए? लालू प्रसाद का राज जंगल राज कहा जाता है, मुख्य कारण ये है, लालू प्रसाद के राज में दो ही काम हुआ। एक बार गरीबों सुस्तों को आवाज मिली, जो दबे कुचले थे उनको आगे आने का मौका मिला और उनकी आवाज मुखर हुई। लेकिन लालू प्रसाद के शासनकाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, सड़क बिजली पानी की बहुत ही स्थिति खराब थी, जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर लालू प्रसाद ने 15 साल राज किया। हाँ, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो इतना दिन जो सरकार काम की, बट अभी तक कोई सरकार यहाँ आके ये जो बेरोजगारी का मुद्दा वो नहीं हटा पाता है। ऐसा क्यों? क्या लगता है इस बार जो सरकार बनेगी वो बेरोजगारी के मुद्दा को हटा पाएगी कि नहीं हटा पाएगी? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी केवल इलेक्शन का मुद्दा होता है, प्रयास लोग ईमानदारी से करते नहीं है। अगर ईमानदारी से प्रयास हो तो 35 साल से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का ही शासन चल रहा है, एक दूसरे दोषारोपण तो करते हैं, इसका निदान कोई नहीं करते हैं। कारण है कि शिक्षा जो होनी चाहिए वह रोजगार परक होनी चाहिए, सबको नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो कि लोग खुद ब खुद शिक्षा लेकर के अच्छे से काम कर सके और बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके, ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में जैसा कि हमारे बिहार में खास करके जातिवाद लाया जाता है, आपको क्या लगता है बाबा, जो लोकतंत्र में जाति आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लोकतंत्र में जाति का क्या मुद्दा रहता है और खास के जो चुनावी मुद्दे रहते हैं? लोकतंत्र में जाति का मुद्दा इसलिए दिया जाता है कि जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वे इसमें जो इन्वॉल्व हैं, वे अपनी कमी को छिपाने के लिए जाति और धर्म का सहारा लेते हैं। जैसे कि आरजेडी या जदयू या कोई जो भी पार्टियां हैं जो जाति पर आधारित क्या कहते हैं राजनीति करती है, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, विकास का मुद्दा गौन कर देते हैं। साथ साथ इसी के सामने में जो बीजेपी के सामने कोई मुद्दा नहीं बचता है, तो वो भी धर्म के नाम पर अपना राजनीति करती है, और धर्म और जाति के कारण बिहार पिछड़ा रह गया है आज तक। जैसे कि जब से बीजेपी आई तो उन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाया। जब तक विकास का मुद्दा नहीं बनेगा बिहार में, तब तक ये मुद्दा जाति और धर्म पर बनते रहेंगे। इसके लिए कोई तीसरा विकल्प चाहिए जो इसको आगे आकर के इस दोनों से हटकर काम करे। जैसा कि मैं बिहार के वासी हूँ और हमको सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम बिहार छोड़ के अदर स्टेट जाते हैं। हमारे जो मोदी जी हैं वो बिहार के अलावा सबको सब कुछ दिए, बिहार को आज तक कुछ नहीं दिए। बिहार इतना गरीब इसलिए है कि इसको गरीब बनाया गया। इस पे आप क्या बोलोगे? देखिए, बिहार पिछड़ा सब दिन से है और अभी पिछड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है लोग 5 किलो अनाज पर ही वोट देते हैं, जबकि गुजरात से मोदी जी आते हैं और गुजरात में बुलेट ट्रेन, औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ये सारे जो काम है उस पर वोट दिया जाता है, और बिहार में 5 किलो अनाज से जनता खुश हो जाती है।
400 मतलब अगर 1000 पेंशन दे दिया जाता है, जनता खुश हो जाती है। 10,000 रुपया खाता भेज दिया जाता है, जनता खुश हो जाती है। तो जानते हैं कि कहाँ की जनता क्या देखे वो खुश कर सकते हैं, कैसे हम वोट ले सकते हैं। तो ये भी मुद्दा हो सकता है जो बिहार को इतना पीछे होने का मैन हो सकता है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। अगर यहाँ के लोग अगर शिक्षित होते तो ये जात पात के नाम से हट के आगे। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो सही नहीं है, इसका मुख्य कारण यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था। आज तक यहाँ भी कोई भी पॉलिटिशियन ये सोचने को तैयार नहीं हुआ कि कैसे सबको समान शिक्षा दिया जाए, एक समान स्कूल प्रणाली लागू किया जाए, जिससे कि गरीब का बच्चा भी मेडिकल इंजीनियरिंग बारे में सोच सके। दोहरी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था जो ब्रिटिश काल में कायम थी, आज भी कायम है। गरीबों की अलग शिक्षा व्यवस्था है और अमीरों की अलग शिक्षा व्यवस्था है, जिसके कारण लोगों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, न्याय नहीं मिल पाता है और पिछड़े और बेरोजगार रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोग रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं। आप जो सरकारी स्कूल में टीचर का योगदान दिए, इस पे आप क्या बोलिए? सरकारी स्कूल टीचर जो सरकार का नियम था, जो उसकी सीमाएं थी, उसके अंदर रहकर हमने काम किया और लगभग 30 वर्ष में हमने 15 साल टीचर में काम किया। शेष 15 साल समन्वयक, प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षक और प्रशिक्षण प्रभारी में काम किया। यानी जो भी भूमिकाएं दी गई विभाग के द्वारा, उन सारी भूमिकाओं को हमने संतोषजनक काम किया। ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि इनका कार्यकाल सब जगह ठीक ठाक रहा है, समझते ठीक ठाक रहा है। अभी के जो शिक्षक हैं और जो पहले के भी शिक्षक थे, उनसे सारा कुछ क्यों करवाया जाता है? सरकार इसके लिए कुछ ऐसा योजना या ऐसा कुछ संगठन बनाए जो मतलब इतना जो टीचर पे लोड दिया जाता है, सारा कुछ उसी से करवाया जाता है। बच्चों को पढ़ाओ, सारा जनगणना वगैरह हो गया या कुछ भी। शिक्षक सब इस काम करते आए हैं, क्योंकि जो भी राजनेता पदाधिकारी जो भी हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और उनको इस शिक्षा व्यवस्था का मतलब रहता नहीं है। इसलिए इन शिक्षकों को पढ़ाई छोड़ा करके जनगणना, इलेक्शन या अन्य सारे कार्यों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं हैं। और दोषारोपण शिक्षकों पर होता है कि आप बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं, उनको पहले मौका मिलता नहीं है। लेकिन अगर स्कूल में रहते भी है टीचर, इतना काम का लोड दे दिया जाता है कि वे फाइलों के जंजाल में फंसे रह जाते हैं और परिणाम होता है कि सरकारी स्कूल पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। जबकि शिक्षक अच्छे अच्छे हैं, फिर उनको अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, उनका दूसरे ढंग से शोषण किया जाता है। अपने जो विभूतिपुर के जो विधायक हैं, व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में क्या बोले? उनका 5 साल का जो कार्यकाल है, उनके बारे में क्या बोले? देखिए, अजय कुमार पहली बार 2020 में विधायक बने विभूतिपुर में। नए आए थे और पहले से भी संघर्ष से आगे बढ़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कार्यकाल कुल मिलाकर कुछ बढ़िया ही रहा है। जो भी इनको फंड मिला विधायक कोष का, उन्होंने हर पंचायत में संतुलित रूप से उसका खर्च किया है। और हम आशा करते हैं कि वर्तमान में जो उसका कार्यकाल रहा है वह काफी सराहनीय है और आगे भी अगर उनको मौका मिलता है तो बेहतर कर सकते हैं। एनडीए सरकार पे जो वोट चोरी का इल्जाम लगता है, ऐसा क्यों? ये तो राजनीतिक मुद्दा है। वोट चोरी आज नई बात नहीं है, पहले से होती आई है। लालू जी जब सरकार में थे तो उसमें जिन निकलता था बक्सा से। उसके बाद बूथ छापेमारी का जो प्रचलन शुरू हुआ बेगूसराय से, जब कामदेसी बूथ छापा करते थे, फिर दरभंगा का इलेक्शन हुआ, वहां बूथ छापेमारी हुई और धीरे देखा पूरे बिहार में बूथ छापामारी हुआ। तो दूसरे का वोट गिरा देना, दूसरे वोट हड़प लेना, यही वोट चोरी है। क्योंकि नए टेक्निक के लोग प्रवेश कर गए हैं, तो इसमें भी नए तकनीक प्रयोग करके सरकार अपनी ओर वोट आकर्षित करने की कोशिश करती है और उसका दुरुपयोग करती है। ऐसा लगते रहा है, इसका कोई प्रमाण सामने नहीं है। क्या लगता है जी इस बार भी चाचा अपना कुर्सी बचाने के लिए भी फिर से पलटी मार सकते हैं? पलटी नहीं मारेंगे तो उनका शासन 20 साल नहीं चलता। अगर एक ही गठबंधन में नीतीश कुमार कंटिन्यू करते तो ये 20 साल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। जब उन्हें आभास होता है कि यहाँ पर मुझे अब खतरा महसूस हो रहा है, तुरंत अपना वो गठबंधन चेंज कर लेते हैं, फिर उनकी कुर्सी बरकरार हो जाती है। तो ये राजनीति का एक अलग प्रयोग है, जिसका प्रयोग करके वे राजनीति में 20 साल से बने हुए हैं और काम उनका वैसे सराहनीय रहा है बिहार में, इसमें कोई दो बात नहीं है। काम बढ़िया किया है
कुछ कमियां रह गई हैं शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिला के उनका कार्यकाल ठीक ठाक अभी तक चला है। जैसा कि दारू 2019 में ही 2016 में ही बंद हो गया था, बट अभी बहुत सारे लोग के मुंह सुनते हैं दारू बिकता है। दारू पर जो शराबबंदी बिहार में हुआ केवल बिहार में लागू हुआ, जबकि अगल बगल जो प्रदेश हैं, यूपी है, बंगाल है, झारखंड है या नेपाल है, हर जगह फ्री है। तो आपके तो एक स्टेट के मालिक हैं, यहाँ से आप रोक नहीं सकते हैं। और यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो बनाते हैं, बेचते हैं, काम धंधा करते हैं। तो आपका जो पकड़ होना चाहिए प्रशासन पर, जिस चीज को कंट्रोल करे, वो उस ढंग से है नहीं। परिणाम है कि सरकार को तो घाटा लग रहा है, लेकिन दारू सब जगह मिल रहा है। इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? आप जो इस बार वोट देने के लिए जाइएगा बूथ पे, तो क्या सोच के किस पार्टी को वोट दीजिए? हम किस पार्टी को वोट देंगे, मतलब मौलिक अधिकार है और गुप्त मतदान है, ये हम किसी को बता नहीं सकते हैं। लेकिन बिहार जो पिछड़ा राज्य है, इसको अगली राज्य बनाने के लिए अभी तक कोई सामने ऐसा विकल्प नहीं आया है। जब तक ऐसा विकल्प नहीं आता है तब तो वोट देना ही है, वोट देंगे ही आशा पर। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और यहाँ पर में औद्योगिकरण, ये सारे बातें हैं, उसको जो तरजीह देगा मेरी पहली पसंद होगी। जैसा कि बिहार में अभी एक राजनीति पार्टी है, उसका नाम है जन सुराज। तो जन सुराज के बारे में आपका क्या मत है? जन सुराज नई पार्टी है, नया प्रयोग है, और उसको मौका मिलेगा तो क्या करेगा नहीं करेगा भविष्य की बात है। वर्तमान उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जन सुराज बहुत सारे पार्टी लगाते हैं कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आए थे तो ऐसा किए थे। क्या लगता है जो अरविंद केजरीवाल बिहार में भी बन सकता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है बिहार में। दिल्ली में जाति और धर्म की राजनीति नहीं होती थी, वहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, वहाँ विकास का मुद्दा होता है, शहरी क्षेत्र है। लेकिन बिहार में तो विकास है ही नहीं, यहाँ किसान मजदूर है ही नहीं। यहाँ दो व्यक्ति अगर हैं तो एक हिंदू होंगे, दूसरे मुसलमान होंगे। दो अगर कहीं संजो हिंदू हो गए तो एक बैकवर्ड होंगे, दूसरा फॉरवर्ड होंगे। दोनों बैकवर्ड हो गए तो एक यादव होंगे, कुर्मी होंगे। ये खंड खंड बटा हुआ है बिहार, इसलिए जाति यहाँ सब प्रधान है। कुछ दे या ना दे, फॉरवर्ड कम्युनिटी का वोट बीजेपी की तरफ जाएगा। कुछ दे या ना दे, ज्यादा मुसलमान वोट आरजेडी में जाएगा। तो ये जो वोट का जो ध्रुवीकरण है, ये विकास के रास्ते को बंद करता है, रोकता है। इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है आज से नहीं 70 साल से। विभूतिपुर में अजय कुमार जी क्या क्या काम किए 5 साल? तो लगभग दिखाई देता है, हर पंचायत में जिनका योजना था लगभग 40-50 लाख से कम का योजना किसी पंचायत में सारे खर्च नहीं हुआ है। रोड पहले भी हमारे गांव बनता था, लेकिन 2 साल 3 साल टूट जाता था। इस बार भी रोड बना है, जो अभी भी जो का त्यों बना हुआ है। तो काम की गुणवत्ता में तो सुधार हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपको भी